नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस का। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। मीटिंग में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी। दिल्ली दौरे पर सीएम। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर रोक लगने पर पूर्व सीएम हरीश रावत की प्रतिक्रिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं, अब स्थिति होगी साफ। उत्तराखंड में पीएम श्री स्कूलों के लिए 1200 करोड़ का प्लान मंजूर। नए स्कूल, हॉस्टल और नई प्रयोगशालाएं जाएंगी बनाई। 100 से ज्यादा बनेंगी प्राइमरी स्कूल। हल्द्वानी हिंसा के 9 दंगाइयों के पोस्टर जारी। अब की जा रही कुर्की की कार्रवाई। 2 और दंगाई अरेस्ट। अब तक 44 पकड़े। और उत्तराखंड में फिर मौसम बदलने की संभावना। 18 फरवरी शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार। 19 और 20 फरवरी को ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सहित सांसद, विधायक और वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर कितना बढ़ाया जा सकता है। साथ ही प्रदेश से लेकर जिला, मंडल, बूथ और पन्ना इकाइयों तक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर जानकारी साझा करने को लेकर चर्चा होगी। उत्तराखंड से माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, तमाम हमारे जितने भी विधायक हैं वो लोग गए हैं, मेयर गए हैं, डिप्टी मेयर गए हैं, प्रदेश के पदाधिकारी गए हैं। सभी लोग वहां पर रहने वाले हैं आज और कल। 2 दिन का ये अधिवेशन है। इसमें विभिन्न चीजों को लेकर के चर्चा होगी और बेसिकली 2024 के चुनाव में हम जीत का अंतर और कितना बढ़ा सकते हैं, इन सब चीजों पे हमारी चर्चा होने वाली है। और निश्चित रूप से सारे पदाधिकारी, सारे लोग जो वहाँ गए हैं, ऊर्जा से लबरेज होकर के वहां से आएंगे। चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त करने पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लोकतंत्र को बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। बताया कि यह कानून सत्तारूढ़ दल को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाता था। कहा कि इससे वो बात भी साफ हो पाएगी कि किन लोगों ने बॉन्ड खरीदे, क्या वो कोई नकली कंपनियां तो नहीं थी। कहा कि मैं इस निर्णय को सलाम करता हूं। ये डिसीजन जो है लोकतंत्र को बचाने की दिशा में और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण डिसीजन है। मैं इसको सलाम करता हूँ और इससे जो चुनाव प्रक्रिया में धन शक्ति लीगल तरीके से हाईजैक कर दे रही थी पूरी प्रणाली को, पूरी चुनाव पद्धति को, अब कम से कम वो नहीं हो पाएगा। लोगों को ये रहेगा कि जितना देना है वो सब चीजें सामने आएंगी। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र स्थित उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष इसे राज्य आंदोलन के शहीदों का अपमान बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी सरकार के इस फैसले में इससे शौक में है। राज्य आंदोलनकारियों की हमेशा से मांग रही है कि कोई भी सत्र हो उसे देहरादून में आहूत न किया जाए, बल्कि सभी सत्र सरकार गैरसैंण में ही आहूत करे। हालांकि इस बार बजट सत्र गैरसैंण में न कराए जाने को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ साथ विपक्षी विधायकों के सुर भी गैरसैंण में सत्र नहीं करवाने को लेकर दिखे। ऐसी स्थिति तो अभी नहीं है, क्योंकि इस बीच गर्मी काफ़ी है, बरसात और बर्फबारी इस बार नहीं हुई है जिस तरह होती रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी स्थिति पैदा होनी चाहिए थी, क्योंकि आज वहाँ पर गैरसैंण भराड़ी शहर में मौसम बिल्कुल सही है और सत्र हो सकता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम किन परिस्थितियों क्योंकि हो सकता पिछली बार बरसात के कारण
ठंड महसूस हुई होगी कुछ विधायकों को, तो इस कारण शायद ये हुआ है। लेकिन आज की स्थिति वहाँ पर ठीक है, मौसम ठीक है। अभी मैं 25-26 जनवरी को वहीं था भराड़ीसैंण में, उस समय मौसम काफ़ी ठीक था। उत्तराखंड को शिक्षा का हब बनाने और स्कूल और विद्यालयों के विकास के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के समग्र शिक्षा अभियान और पीएम श्री स्कूलों के लिए 1200 करोड़ रुपए का सालाना प्लान मंजूर कर दिया है। इस पैसे में प्रदेश में नए स्कूल, नए हॉस्टल और नई प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं 100 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों के लिए इमारतें भी बनाई जाएंगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दासोनी का कहना है कि भाजपा की योजना काफी चमकदार होती है। भाजपा की योजनाएं घोषणाओं में कुछ और होती हैं और धरातल पर कुछ और ही निकल कर आती हैं। योजनाएं सुनने में तो बहुत सुंदर लग रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा, रिकॉर्ड रहा है, वो विश्वसनीयता का नहीं रहा है। ऐसे कई लोक लुभावने वादे उन्होंने पिछले चुनाव में भी किए थे और इस बार फिर देश में चुनाव है, तो ऐसे चुनावी पुलाव तो परोसे ही जाएंगे, लेकिन बात तब करेंगे जब ये धरातल पर उतरेंगी योजनाएं। अगर शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, बच्चों के सैनिटरी नैपकिन्स की बात हो रही है, भवनों की, लैब्स की बात हो रही है, तो ये निश्चित रूप से बहुत स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कब नौमन तेल होगा और कब राधा नाचेगी, तब बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इन दिनों सभी राजनीतिक दलों का प्रचार प्रसार तेज होता नजर आ रहा है। लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत डोईवाला के माजरी ग्रांट क्षेत्र में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के माध्यम से पार्टी के मंडल स्तरीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि वो भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं से लाभार्थियों से संपर्क करें। राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो हमें निर्देशित किया गया है कि अब की बार 400 पार का जो हमने लक्ष्य रखा है, ये इसी के निमित्त जो है आज लाभार्थी सम्मेलन जो है प्रत्येक मंडल में जो है किए जा रहे हैं और हमें जो है निर्देश दिए गए हैं कि हमें प्रत्येक मंडल में प्रत्येक बूथ पर जा करके लाभार्थियों से संपर्क करना है और उन्हें जो है नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के बारे में बताना है और उनको जो है उनसे वही जो है लाभार्थी हैं जो इस बार जो है निर्णायक वोटर साबित होंगे, जिस कारण से जो है भारतीय जनता पार्टी 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी। देश में लगभग 25 करोड़ लाभार्थी जो है केंद्र सरकार द्वारा जो है इनको लाभ दिया गया है और उसमें से लगभग 6 करोड़ लाभार्थियों के घर घर तक जाने का कार्यक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिनको जाके हम लोग हमारे कार्यकर्ता जो है बताएंगे। लगभग 25 लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और अवगत कराएंगे लाभार्थियों को जो है आप इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। टनकपुर ग्राम नायक गोठ में श्रम विभाग का बहुउद्देशीय शिविर लगा। श्रम विभाग के पात्र निर्माण श्रमिकों को ब्लैंकेट और छाते बांटे गए। 400 से ज्यादा पात्र निर्माण श्रमिक इस दौरान मौजूद रहे। श्रम विभाग अधिकारी राबिया परवीन ने बताया कि आगे भी श्रम विभाग को सामग्री उपलब्ध होने पर अन्य जगहों पर कैंप लगाकर वितरण किया जाएगा। मिल पाएगी। ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं को वितरण की जा रही है। जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम कल्याण बोर्ड द्वारा जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक होते हैं, ये सामग्री उनके लिए वितरित की जा रही है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे धामी जी द्वारा ये सामग्री वितरण के आदेश हैं और इसलिए ये सामग्री आज यहाँ पर लगभग 400 निर्माण श्रमिकों को हम सामग्री वितरण करेंगे। बिल्कुल सर, जैसे जैसे हमारी सामग्री हमें प्राप्त होती रहेगी, हम वैसे ही अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में और जहाँ जहाँ हमारे पात्र निर्माण श्रमिक हैं, हम सबको सामग्री वितरण करेंगे। प्रदेश के युवाओं को खेल विभाग जल्द ही खुशखबरी देने वाला है। दरअसल खेल मंत्री रेखा आर्य द्वारा पूर्व में हर ब्लॉक में युवाओं के लिए एक ओपन जिम खोलने की घोषणा की गई थी, जिसके क्रम में खेल मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि ब्लॉक स्तर पर ओपन जिम को लेकर विभाग की ओर से प्रस्ताव बना लिया गया है। जल्द ही इसको जियो के जरिए जारी करते हुए भूमि चयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए हर ब्लॉक में ओपन जिम का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विलुप्त हो रहे गिद्धों के झुंड दिखाई देने से लोहाघाट क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमियों में खुशी है। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि गिद्ध विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके थे, लेकिन एक बार फिर से गिद्धों के झुंड दिखाई देना शुभ संकेत है और यह पर्यावरण के लिए भी काफी अच्छी बात है।
वहीं पीजी कॉलेज लोहाघाट के जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और डॉक्टर मीना ने बताया कि पिछले 10-12 साल में गिद्ध काफ़ी कम संख्या में नजर आ रहे थे, जो विलुप्त होने के कगार तक पहुंच गए थे। अगर गिद्धों का ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ वर्षों में गिद्ध विलुप्त हो जाएंगे। सर ने भी आपको बताया, मैं उसी में थोड़ा सा और ऐड कर दूंगी कि ये वल्चर जो होते हैं ये पर्यावरण के सबसे अच्छे मित्र होते हैं, जो फ्री में अपनी सेवाएं देते हैं और पूरे पर्यावरण को क्लीन करते हैं, जिसकी वजह से हम एक दूषित वातावरण में रहने से बचे रहते हुए हैं और बीमारियों से बचे रहते हैं। अब सर ने इसके रीज़न बताया इसके विलुप्त होने के, वो सारे रीज़न जैसे कि इनके आवासों का नष्ट होना है और ये कई प्रकार के क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, चाहे वो टेम्परेचर बेस्ड हो, चाहे वो किसी बायो इंसेक्टिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स का जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है, या कैटल के लिए या जितने लाइफ स्टॉक्स हैं उनके लिए जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं आजकल वेटनरी में, उनकी वजह से भी क्योंकि ये इन्हीं के सड़े हुए मांस को या इन डेड बॉडीज को खाते हैं और ये दवाइयाँ या ये मेडिसिन इनके शरीर में जाता है तो ये इनको हानि पहुंचाता है, इनकी डेथ का रीजन बनता है। अभी जो देखने को मिला एक अमेजिंग थिंग, विशेष चीज ये मिली कि ये दोबारा जो है देखने को मिला है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि ये गायब क्यों हो रहे हैं। तो कोई भी एनिमल हो, प्लांट हो, उनके गायब होने के 2-3 रीजन होते हैं। एक तो उनका जो फूड हैबिटेट है, जैसे जो आवास है जहाँ रहते हैं उसका कहीं कहीं उजड़ जाना, चाहे वो जंगल हो, रॉक हो, तो कहीं कहीं आदमी की ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये नुकसान हुआ। उत्तराखंड में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद की संपत्ति कुर्क कर दी है। पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़कर सारा सामान जब्त कर लिया। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसके बेटे अब्दुल मुईद के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। हल्द्वानी में हालात में सुधार को देखते हुए प्रशासन ने बनभूलपुरा इलाके को छोड़कर शहर के बाकी हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया। 8 फरवरी को बनभूलपुरा में अवैध रूप से बनाए गए मदरसे और धार्मिक स्थल को तोड़ने के दौरान यह हिंसा हुई थी। लोगों ने अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई में जुटे नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंके और पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारत की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो गया है। औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के कोने कोने से पर्यटक पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, औली में अभी भी आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है। पर्यटक औली के साथ साथ गोरसो बुग्याल का भी दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि पर्यटक पहुंचने से उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा है और उनकी रोजी रोटी काफ़ी अच्छी चल रही है। भारत की सबसे खूबसूरत पर्यटक स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। आपको बता दें कि औली में हर दिन सैकड़ों की तादाद में देश और विदेश के पर्यटक पहुंच रहे हैं और जमकर औली का दीदार कर रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि औली में अभी भी आधा फीट के आसपास बर्फ की चादर देखी जा सकती है, जिस कारण औली दूर से ही देखने पर आजकल बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। वहीं पर्यटकों का कहना है कि औली में आकर के उन्हें काफी अच्छा महसूस हो रहा है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशी। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। 19-20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश, जबकि हर्षिल, औली समेत 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक आज मौसम शुष्क रहेगा, जबकि रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। इन 2 दिन उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। साथ ही 2800 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होगी।
जो पीक होगा एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं और जो 20 की शाम रात तक ही रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। तो अगर मैं डे टू डे बात करूं तो 18 तारीख से जो है आप देखेंगे जो क्लाउडिंग है उत्तराखंड में आ जाएगी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, तो इनमें उस दिन भी हल्की से मध्यम तक जो बारिश है, बर्फबारी है, वो आपकी जो है जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये जो है 18 तारीख से रात से मिलनी शुरू हो जाएगी, शाम से मिलनी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कहूँगा कि जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब कुछ जगहों तक ही रहेगा उनमें। और बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो वो आप कह सकते हैं कि 3000 मीटर या 3200 मीटर के ऊपर ही वो करीब करीब उस दिन रहेगी। जब आप 19 को देखेंगे तो 19 को जो एक्टिविटी वो बढ़ जाएगी, पूरे प्रदेश में जो है बादल अच्छे खासे छा जाएंगे और साथ में जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो पूरे प्रदेश में ठीक ठाक रहने वाली है 19 शाम रात से लेके और 20 शाम रात का जो ये जो पीरियड रहेगा विशेषकर। और जहाँ तक फिर स्नोफॉल की बात अगर करें तो हैवी, वेरी हैवी स्नोफॉल जो है हमने जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे 5 उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, इनमें हमने हैवी से वेरी हैवी स्नोफॉल कहीं कहीं पर रखा है। पिथौरागढ़ जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि से कराए गए विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कामों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को उप जिलाधिकारियों के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए जिला खनिज फाउंडेशन न्यास निधि के अंतर्गत कामों की गुणवत्ता का स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। साथ ही बैठक में अनुपस्थित रहने पर पशुपालन, उरेडा, सिंचाई और जल संस्थान के अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए। देहरादून में स्थित पुलिस मुख्यालय में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें डीजीपी अभिनव कुमार के साथ गृह सचिव शैलेश बगौली भी मौजूद रखे। शैलेश बगौली ने गृह विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पुलिस मुख्यालय में सभी अधिकारियों के साथ वार्ता की और विभाग से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी ली। बैठक के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक स्मार्ट पुलिसिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए टेक्निकल और साइंटिफिकली सभी तरीके से पुलिसिंग को कैसे मजबूत करना है, इस पर चर्चा हुई। अभिनंदन करता हूं। आज ये पहला मेरा इंटरेक्शन था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ और पीएचपी में आज करीब 2 घंटे की हम लोगों ने मीटिंग की है। देखिए, मेरा मानना है कि जैसा प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा है कि स्मार्ट पुलिसिंग की बात हम लोगों को करनी चाहिए कि कैसे हम लोग और अच्छे तरीके से और साइंटिफिक टूल्स यूज़ करते हुए, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कैसे हम लोग अच्छी पुलिसिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन को और साइंटिफिक कर सकते हैं और बेसिकली जो हमारी 3 एक्ट भारत सरकार ने लागू किए हैं उसको कैसे इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस बारे में हम लोगों ने आज यहाँ पे चर्चा की है।